नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 32 साल का है। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ISO 30415 की चेकलिस्ट के बारे में, जो कि उसके एनेक्जर A में दी गई है। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये चेकलिस्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन कौन से क्लॉज इसमें हैं और किस तरीके से इस चेकलिस्ट को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप देखेंगे, हम आसपास जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोई कहता है मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ डायरेक्ट, कोई कहता है मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, कोई कहता है कि मैं प्रॉपर्टी में करता हूँ, कोई कहता है मैं गोल्ड में करता हूँ। तो आप देखेंगे हम सब अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। कुछ कुछ इसी तरह से जो क्लॉज है, जो स्टैंडर्ड है ISO 30415, इसी के बारे में बात करता है। और सिर्फ डाइवर्सिटी की बात नहीं करता, ये इक्विटी की बात भी करता है और इंक्लूजन की बात भी करता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला एक चेकलिस्ट की, जो उसके बिल्कुल लास्ट में दी है एनेक्जर A में। और इसमें जो क्लॉज नंबर 5 से लेकर क्लॉज नंबर 11 तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और उसका आइडिया ये है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन असेस कर सके कि आज की उसकी स्टेट क्या है, क्या उसका गैप है और क्या एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, जिससे कि वो अपने आप को और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बना सके विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो एक एक करके जो जितने भी क्लॉज हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 बात करता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उसमें जो सब क्लॉज है 5.2, वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस की, जहाँ पे 4 चेक पॉइंट हैं। तो यहाँ पे प्राइमरीली जो क्वेश्चंस हैं वो कंपनी के मिशन, विजन, पर्पस के बारे में है और वो किस तरीके से अलाइंड है DI से, उसके बारे में बात हो रही है। देन जो सब क्लॉज नंबर 5.3 है वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के बारे में। यहाँ पे 8 चेक पॉइंट है कि अब जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या, उसकी थिंकिंग क्या, और वो कैसे इंश्योर कर रहा है कि कंपनी के अंदर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, उसके बारे में सारे क्वेश्चन हैं। देन सब क्लॉज नंबर 5.4 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे 15 अलग अलग क्वेश्चन हैं। टॉप मैनेजमेंट का जो नीचे की लाइन होती है, सेकेंड लाइन होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी के हेड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, परचेज, स्टोर्स के हेड होते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, उनको किस तरीके से इंश्योर करना है कि नीचे डाउन द लाइन हर जगह पे इफेक्टिवली सिस्टम इंप्लीमेंट हो, उसके अलग अलग क्वेश्चन हैं। और जो अगला सब क्लॉज है वो बात करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल मेरी क्या जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, उसको वेरीफाई करने के लिए 4 क्वेश्चन हैं। देन क्लॉज नंबर 6 बात करता है डाइवर्सिटी एंड इक्विटी फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पे टोटल 13 क्वेश्चन हैं अलग अलग, जो कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट के फॉर्म में दिए गए हैं कि हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, देन उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम चेक कर रहे हैं और कैसे हम रिव्यू कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को। तो उन सब को चेक करने के लिए एक चेकलिस्ट में टोटल 13 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। देन क्लॉज नंबर 7 बात करता है इंक्लूसिव कल्चर की, जहाँ पर 11 डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं। हम अक्सर डाइवर्सिटी की बात भी करते हैं, इक्विटी की बात भी करते हैं, लेकिन जब तक इंक्लूजन ठीक से नहीं होगा, यानी कि जो डाइवर्स ग्रुप हमारे पास है उनको ठीक से हम मर्ज नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, उनको सारे अधिकार नहीं देंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन चेक कर सकती है कि आज के टाइम में उनके यहाँ पे कितना अच्छा इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर है। देन क्लॉज नंबर 8 जो सबसे बड़ा क्लॉज है वो बात करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइकिल के बारे में। यहाँ पे करीब 8 या 9 डिफरेंट क्लॉजेस, सब क्लॉजेज हैं जो डिटेल में बात करते हैं एक एक स्टेज के बारे में। तो जो क्लॉज नंबर 8.2 है वो बात करता है वर्क फोर्स प्लानिंग की, जहाँ पर 7 डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं जो कि बात करता है कि आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के स्किल्स हैं, किस तरह की नॉलेज है और क्या गैप है और उसको किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है फिल करने का, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। देन जो अगला सब क्लॉज है वो बात करता है रेम्यूनरेशन के बारे में कि हम किस तरह के पैसे हम लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे 9 अलग अलग चेक पॉइंट हैं। तो यहाँ पर इंटेंट ये है कि जिस समय भी हम लोगों की सैलरी फिक्स कर रहे हैं, क्या उस बात का हम ध्यान रख रहे हैं कि हम किसी को ज़्यादा फ़ायदा या किसी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे, उसके रिलेशन में कई सारे क्वेश्चन हैं। दैन अगला सब क्लॉज बात करता है रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे 14 डिफरेंट चेक पॉइंट्स है कि जब भी हम लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी पर रख रहे हैं, वहाँ किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं उन सबको हम बराबर का अधिकार देने का प्रयास करें, जिससे सभी तरह के लोग अप्लाई कर सकें नौकरी के लिए। ऐसा तो नहीं कि किसी खास वर्ग को
फैसिलिटी दी जा रही है, किसी खास वर्ग को फैसिलिटी नहीं दी जा रही कि वो नौकरी कर सकते हैं, तो उसके रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देन उससे अगला जो सब क्लॉज है 8.5, वो बात करता है ऑन बोर्डिंग के बारे में। यहाँ पे 10 डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं। एक बार लोगों को हमने नौकरी पे रख तो लिया, लेकिन अब ये भी देखना है कि किस तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में डालना है, किस तरीके से उनको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है। और वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा किसी भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम आज के टाइम में कहाँ स्टैंड करते हैं। देन जो उससे अगला सब क्लॉज है वो बात करता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ 11 चेक पॉइंट है। इंटेंट ये है कि जब हम लोगों की ट्रेनिंग प्लान करते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को ग्रूम करके और डेवलप करें। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम किसी को ज़्यादा ट्रेनिंग, किसी को कम ट्रेनिंग, किसी को ज़्यादा बेनिफिट, किसी को कम बेनिफिट दे रहे हैं, उसके रिलेशन में क्वेश्चन है। देन उससे जो अगला सब क्लॉज है वो 8.7 है, जो बात करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। वहाँ पर 12 चेक पॉइंट हैं। जनरली साल में एक बार इंक्रीमेंट होती है जहाँ पे हम लोगों को सैलरी बढ़ाते हैं, तो उस समय ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम किसी को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, किसी को कम बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि किसी से हम ज़्यादा अच्छी बनती है, किसी से हमारी कम बनती है। क्या हम सबको बराबर तरीके से देख के सिस्टमेटिक तरीके से प्लान कर रहे हैं, उसके रिलेशन में सब क्वेश्चन है वहाँ पर। देन जो अगला सब क्लॉज है 8.8, वो बात करता है सक्सेशन प्लानिंग की, जिसके 9 अलग अलग चेक पॉइंट हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक व्यवस्था होती है कि किस तरीके से हम लोगों को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, किस तरह से लोगों को ग्रूम करेंगे। तो क्या वहाँ पर हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम किसी तरह को बायस तो नहीं कर रहे, किसी को खास बेनिफिट देने की कोशिश नहीं कर रहे, उसी के रिलेशन में सारे क्वेश्चन हैं। देन जो उससे अगला क्लॉज है, क्लॉज नंबर 8.9, वो बात करता है वर्कफोर्स मोबिलिटी, जिसके 11 क्वेश्चन। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनकी मल्टी लोकेशनल में भी एक कंट्री के अंदर या अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर लोगों को शिफ्ट किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं किया जा रहा है किसी को ज़बरदस्ती शिफ्ट किया जा रहा है, या किसी को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, या अगर कोई शिफ्ट करने से मना कर रहा है तो उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है, उसको चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जो लास्ट सब क्लॉज है वो बात करता है कि जब कोई एम्प्लॉई नौकरी छोड़ के जाता है किसी कारण से भी, चाहे वो रिटायर हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो क्या उस समय जो भी कुछ हो रहा है एज़ पर कंपनी रूल्स के हिसाब से हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उस समय कोई भेदभाव किया जा रहा है। तो उसके रिलेशन में कई सारे क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद जो अगला क्लॉज आता है वो क्लॉज नंबर 9 आता है, जो बात करता है डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी के बारे में। यानी कि किस तरीके से हमें किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप, किसी सर्विस को डेवलप करना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसे मार्केट करना है। और ऐसा करते हुए क्या हम हर तरह के वर्क का ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर किसी को दिखता नहीं है, तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो किस तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल एक शैम्पू की बॉटल है और एक कंडीशनर की बॉटल है, तो अगर किसी को नहीं दिखता तो उस बॉटल को हाथ में लेके उसे कैसे पता चलेगा। या अगर कोई सड़क पे चल रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि आगे का रास्ता कैसे है। तो उन सब को किस तरह डिज़ाइन करना है, उन सब के बारे में, और उसके क्या क्या पॉसिबल गैप हो सकते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए चेकलिस्ट बनी है। देन क्लॉज नंबर 10 बात करता है सप्लायर के बारे में, कि जब भी हम किसी सप्लायर को डेवलप कर रहे हैं, क्या उस बात को हम ध्यान रखना है कि जो हमारा टेंडरिंग प्रोसेस है, जो हमारा कोटेशन प्रोसेस है, सप्लायर अप्रूवल प्रोसेस है, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं, ऐसा तो नहीं किसी को खास बेनिफिट दिया जा रहा है, किसी को कोशिश की जा रही है कि कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सप्लायर बन के ना आए। तो उसके रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जो लास्ट क्लॉज नंबर 11 है वो बात करता है स्टेक होल्डर्स के बारे में, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, कस्टमर भी होता है, लेकिन उसके अलावा और भी आसपास के बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। वो आसपास के गांव के लोग भी हो सकते हैं, वो कोई बैंकर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो उनको हम किस तरीके से इंश्योर करें, कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के बारे में, कैसे चेक कर रहे हैं कि वो इन बातों को समझ रहे हैं, क्या गैप है वहाँ पे और किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। तो उसके रिलेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखा जाए, अगर मैं समरी करूं, मैंने आपको बताया क्लॉज नंबर 5 से लेकर क्लॉज नंबर 11 के बारे में, जिसके बारे में अलग अलग चेकलिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और एक बार जब उस चेकलिस्ट के हिसाब से अगर हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसे उसको ब्रिज कर सकते हैं। और मे बी हम चाहें तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉल कर सकते हैं, द थर्ड पार्टी, कि वो भी उस चेकलिस्ट के हिसाब से असेस कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और देख सकते हैं कि हमें कहाँ इंप्रूव करना है और कैसे इंप्रूव करना है। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो आप नीचे एक देखेंगे, एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ
और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।